बातों बातों में आपकी बात रेडियो के साथ। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमिर चैनल बातों बातों में। बातों बातों में कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह हम आपको किसी ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। आज इस कार्यक्रम में जिस व्यक्तित्व से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो एक बहुत मशहूर डॉक्टर हैं। साथ ही वो एक बहुत अच्छे बैडमिंटन प्लेयर भी हैं और कई बार उन्होंने बड़े बड़े टूर्नामेंट जीते हैं। उनका फैमिली बैकग्राउंड एक डॉक्टर्स फैमिली का है। एक डॉक्टर के रूप में आपकी बड़ी ख्याति है, बहुत प्रसिद्धि है। एक बड़ा नाम है डॉक्टर पुनीत भार्गव। आप त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर पुनीत भार्गव, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर पुनीत भार्गव, आपकी फैमिली का बैकग्राउंड था कि सारी फैमिली डॉक्टर थी। आपके दादाजी बहुत अच्छे वैद्य रहे हैं अपने समय के। आपके पिताजी डॉक्टर ऋषि भार्गव एक बहुत बड़े चिकित्सक रहे हैं और आप खुद भी स्किन डिजीज़ के एक बड़े ज्ञाता और एक बड़े अच्छे विशेषज्ञ के तौर पे अपनी सेवाएं वर्तमान में सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में दे रहे हैं। डॉक्टर पुनीत भार्गव, बचपन से शुरू करते हैं। कहाँ आपका जन्म हुआ और किस तरह से आपकी स्कूलिंग शुरू हुई? देखिए, मेरा जन्म जो है जयपुर में ही हुआ है। हम लोग शुरू से जयपुर के ही रहने वाले हैं जी। और मैंने बहुत सारे स्कूल जो हैं अपने चेंज किए। सबसे पहले मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो लड़कियों के स्कूल सेंट एंजेला सोफिया जो स्कूल है जी, वहाँ पे हुई। उसके बाद सेंट मैरीलैंड में और उसके बाद सेंट जेवियर्स के अंदर फर्स्ट से मैंने वहाँ पे दाखिला लिया। वहाँ से 8वीं तक पढ़ाई वहाँ पे की और 8वीं के बाद 3 साल के लिए मेरे को इंग्लैंड जाना पड़ा फादर के साथ। वो एक कॉमनवेल्थ फेलोशिप पे गए थे तो वहाँ 2 स्कूल चेंज किए। लेकिन मैं ये समझा कि वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उससे मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अलग ढंग से बदली और वापस आने के बाद अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। इंग्लैंड जो कॉमनवेल्थ के अंदर आप गए जब आप पहली बार, क्या चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही थी? क्या अच्छा लगा वहाँ पर? देखिए, अपने जो स्कूलिंग सिस्टम है और वहाँ के स्कूलिंग सिस्टम में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे जो मुझे हमेशा महसूस होता है वो ये है कि हम लोगों को एक इस तरह से सिखाया जाता है कि हम चीज़ों को मगअप कर लें या रट लें और उसको एग्ज़ाम के अंदर बस उसको उगल के आ जाएं। जी। बट हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, जो क्रिएटिव थिंकिंग है, उसको डेवलप नहीं किया जाता। लेकिन वहाँ का जो स्कूलिंग सिस्टम था, जो मैंने बचपन में देखा, उसके अंदर हमारे पास कोई बस्ता नहीं होता था, कोई किताबें नहीं होती थी, घर में कोई होमवर्क नहीं होता था। जो कुछ होता था वहीं होता था। किसी दूसरे से हमारा कंपटीशन नहीं होता था। उसमें ऐसा था कि एक शीट्स होती थी जिसको हमारे को पढ़ना होता था और लास्ट में उसको सॉल्व करना होता था और उसमें नंबर दिए जाते थे। तो अगर कोई वो शीट्स जल्दी कर लेता था तो फिर उसको नेक्स्ट शीट दे दी जाती थी। तो जैसे मैं अगर जल्दी कर रहा हूँ तो मैं 15वीं शीट तक पहुँच गया और दूसरे बच्चे जो स्लो हैं वो फर्स्ट या सेकंड शीट के ऊपर ही बैठे हैं। अल्टीमेटली उनका एग्ज़ाम जो है वो फर्स्ट और सेकंड शीट से ही होगा और मेरा 15 शीट में से होगा। दूसरा ये था कि इंसेंटिव दिया जाता था। अगर मैं अच्छे पढ़ने में अच्छा हूँ तो हर शीट पे जो हम लोग स्कोर करते थे उसके हिसाब से मेरिट कार्ड दिए जाते थे और उससे ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड के लिए आपका नाम नॉमिनेट होता था। ये तो एजुकेशन सिस्टम की बात है। तो एक दूसरे से हमारा कभी कंपटीशन नहीं हुआ, आप अपने से ही compete करके आगे बढ़ते थे। दूसरा, वहाँ पे स्पोर्ट्स का कल्चर काफ़ी था। मतलब छोटी सी क्लास में 8वीं क्लास में भी हर दिन हमारे 8 में से 4 पीरियड गेम्स के होते थे जी। जिसके अंदर हमें ये एक ग्राउंड में ले जाके छोड़ दिया जाता था जहाँ क्रॉस कंट्री दौड़ना कंपलसरी था और उसके बाद हमें गेम्स चूज़ करने को कहा जाता था जिसके अंदर हर तरह के गेम्स होते थे। तो वहाँ पे ये नहीं था कि आपको एक गेम पकड़ना है, बट आप डिफरेंट गेम्स खेलिए, 3-4 साल तक उसको खेलिए। जब आपको लगता है कि आपको कोई गेम पसंद आ रहा है, ये आपके एप्टीट्यूड के हिसाब से है, तब फिर हम उसको आगे उसको चूज़ कर सकते थे। 1981, 82, 83 ये वो साल थे जिसके अंदर ये सब कुछ हो रहा था। तो खेल की तरफ जो रुझान आपका हुआ, ये तभी आपको लगा कि मुझे एक गेम चूज़ करना है लाइफ में? वहाँ पे खेलने को काफ़ी मिला, ये तो फैक्ट था।
और उसके बाद जो है मैंने जो स्कूल के अंदर ही अपना बैडमिंटन धीरे धीरे शुरू किया, वो 11th के अंदर शुरू किया था। और हमारे स्कूल में उससे पहले हम लोगों को बास्केटबॉल और फुटबॉल खिलाते थे जी। लेकिन बैडमिंटन 11th के बाद चूज़ किया, लेकिन उसको मैंने पिक किया और कॉलेज तक उसको कंटिन्यू रखा। कॉलेज में टेनिस भी था मेरे पास, बैडमिंटन भी था और चेस थे। तीनों में मैंने कॉलेज के अंदर बेस्ट प्लेयर का खिताब जीता हुआ है, यूनिवर्सिटी खेली है जी। लेकिन अल्टीमेटली फिर बैडमिंटन ही पिक किया। बैडमिंटन के खेल में आपकी जो अब तक की उपलब्धियां हैं, जो अचीवमेंट्स आपने लिए हैं, क्या क्या हैं, किस तरह से आप इस खेल में आगे बढ़े? मैंने कहीं फॉर्मल ट्रेनिंग तो ली नहीं है, सो मेरे को आप प्रोफेशनल प्लेयर तो कह नहीं सकते जी। लेकिन धीरे धीरे खेल खेल के अच्छे प्लेयर्स के साथ खेल खेल के धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट होता गया। और जब मैं 35 साल वाली कैटेगरी के अंदर आया 35 प्लस में, जी। तो मैं 35 ईयर से लेकर 43 ईयर्स तक, दैट इज़ 8 ईयर्स कंटिन्यूसली जयपुर डिस्ट्रिक्ट ओपन चैम्पियन रहा और उस समय स्टेट भी जीता। और उसके बाद फिर हम लोग मैं जो हूँ अपने बॉडी फिटनेस के हिसाब से ही खेलना पसंद करता हूँ। प्रोफेशनली इतना ज़्यादा मुझे कोई वो नहीं है कि कोई खिताब ही जीतना है, बट आई ट्राई टू प्ले। मैं हर टूर्नामेंट खेलना की कोशिश करता हूँ। जयपुर डिस्ट्रिक्ट हम लोग रेगुलरली खेलते हैं, जीतते हैं। स्टेट ओपन हम लोग खेलते हैं जी। नेशनल्स भी जाते हैं। इसके अलावा हमारे रेगुलरली इंटर क्लब टूर्नामेंट्स होते हैं, इंट्रा क्लब टूर्नामेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स के खुद के टूर्नामेंट्स होते हैं। आजकल नेशनल लेवल पे भी डॉक्टर्स के टूर्नामेंट होने लगे। इसके अलावा हमारे जयपुर में इतनी सारी एकेडमीज़ खुल गई, वो एकेडमीज़ में भी लोकल टूर्नामेंट, टीम इवेंट्स एंड सिंगल एंड डबल्स के टूर्नामेंट्स होते रहते हैं। जी। तो ऑन एन एवरेज आप ये समझ लीजिए कि महीने में 1 या 2 टूर्नामेंट रेगुलरली हम लोग खेलते रहते हैं। अभी हाल ही में आपने एक डॉक्टर्स लीग बैडमिंटन की एक बड़ा टूर्नामेंट हुआ था, उसमें आप चैम्पियन बने हैं। आपको पहले से उम्मीद थी कि आप चैम्पियन बन जाएंगे, जबकि आप प्रोफेशनली खेलते नहीं हैं? मैंने उसके लिए तैयारी की थी। एक्चुअली वो जो टूर्नामेंट था उसमें एज कैटेगरी के हिसाब से टूर्नामेंट था। तो हमारी कैटेगरी थी 50 प्लस। सो 50 प्लस के अंदर जैसे मेरी एज है 54 आज की डेट में, तो उसमें सिंगल्स और डबल्स प्लेयर्स अच्छे थे, क्योंकि साउथ के प्लेयर्स हमेशा ऐसे ही टफ होते हैं जी। बट अपना बेस्ट देने के हिसाब से वो टूर्नामेंट जीता था। वो एक ऑल इंडिया लेवल का डॉक्टर्स का टूर्नामेंट था। उसके अलावा एक और डॉक्टर्स का टूर्नामेंट ओपन हुआ था जिसके अंदर एज कैटेगरी नहीं थी, उसमें भी अभी डबल्स जो एक लौता इवेंट जिसमें मैंने पार्ट लिया उसको जीता। इसके अलावा हम लोग गवर्नमेंट के जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं, इंटर डिवीज़न या एक सबसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट गवर्नमेंट का होता है चीफ सेक्रेटरी साहब के नाम पे, चीफ सेक्रेटरी चैलेंजर कप, जिसमें कैडर वाइज टीम्स आती हैं हमारी, वो भी डॉक्टर्स ही जीत रहे हैं। एंड आई एज ए कैप्टन उसको हमेशा ही हम लोग 4 साल से उसकी ट्रॉफी उठा रहे हैं। तो ये अभी रिसेंटली 3-4 टूर्नामेंट जो 2 महीने में जीते हैं वो हैं। बाकी रूटीन के अंदर चलता रहता है। आगे आने टाइम में भी जनवरी के अंदर उदयपुर के अंदर एक हमारी नेशनल रैंकिंग है वो खेलनी है, फिर एक डॉक्टर्स का टूर्नामेंट आ रहा है, फिर गोवा के अंदर नेशनल टूर्नामेंट्स हैं। तो इस तरह का रूटीन हमारा चलता रहेगा। डॉक्टर पुनीत भार्गव, आपने जैसा बताया कि आप प्रोफेशनली ज़्यादा नहीं खेलते, लेकिन आपका इंटरेस्ट इसमें काफ़ी है और फिटनेस के लिए बहुत अच्छा गेम है बैडमिंटन। आपकी फिटनेस देखकर भी लगता है कि वास्तव में आप एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं। कितना फास्ट है बैडमिंटन का गेम और कितने क्विक डिसीजन इसमें लेने पड़ते हैं? मैं जहाँ तक समझता हूँ जितने भी गेम्स होते हैं ये सब मेंटल गेम्स होते हैं। बैडमिंटन बहुत ही फास्ट गेम है, प्लस उससे भी ज़्यादा आपकी मेंटल कंसंट्रेशन गेम में होनी बहुत ज़रूरी है। और सामने वाला प्लेयर कैसा है, उसकी वीकनेस कैसी है, उसको आपको समझने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप ये समझते हैं और उसके हिसाब से अपने गेम को खेलते हैं तो इससे अच्छा कोई गेम नहीं है। और फिटनेस के लिए तो सबसे बेहतर है ही। जी। डॉक्टर पुनीत भार्गव, आपका फैमिली बैकग्राउंड डॉक्टर्स का रहा है, डॉक्टर फैमिली रही है, आपके पिताजी, आपकी माँ, आपकी वाइफ, आपके दादाजी। जब आप कॉलेज में आए थे तब स्टूडेंट अपने फ्यूचर के लिए सपने प्लान करता है, मैं ये बनूंगा या मैं वो बनूंगा। आपका कुछ प्रेशर था फैमिली का कि आपको डॉक्टर ही बनना है, या आपका कुछ प्लान दिमाग में चल रहा था?
देखिए, मैं एक इसमें बात कहना चाहूँगा कि मेरी बेटी जो है वो कुछ कविताएं लिखती है, और उसकी कविता है जिसमें वो उसने यही लिखा है कि लाइफ जो है एक जर्नी है, और उसमें हम एक पैसेंजर की तरह हैं। हम यहाँ पे कुछ टाइम के लिए हैं और एक दिन हम सबको यहाँ से जाना है जी। और हमको एक ही एटीट्यूड रखना चाहिए, वो है कि ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड। सो ये है प्रिंसिपल मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर रखता हूँ। एवरीडे मॉर्निंग के अंदर देयर हैज़ टू बी, वी शुड बी थैंकफुल। मैं थैंकफुल रहता हूँ कि जो मेरे पास है उसके लिए भगवान को हमेशा उनसे थैंक्स मांगता हूँ, और ये कोशिश कर रहा हूँ कि दिन आपका बहुत ही सेलिब्रेशन की तरह निकले। अब जो आपने क्वेश्चन किया वो ये है कि मैं शुरू से ही फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था। बायोलॉजी कभी भी पसंद नहीं थी जी। पर, और मैंने तैयारी भी आईआईटी की थी, एग्ज़ाम्स भी आईआईटी के दिए थे, और आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्शन भी हो गया था कंप्यूटर साइंस में। जी। यहाँ तक की हिस्ट्री है। एंड उस समय ये फ़िज़िक्स ओलंपियाड जो होते थे, जी। आई वॉज द ओनली स्टूडेंट फ्रॉम राजस्थान जो फ़िज़िक्स ओलंपियाड में सेलेक्ट हुआ था। बायोलॉजी कभी भी पसंद नहीं थी क्योंकि मुझसे रटा नहीं जाता था। लेकिन फादर के कहने पर जी। मुझे मेडिकल के एग्ज़ाम देने पड़े, पर क्योंकि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हर एग्ज़ाम में खींच के ले गई। आई टॉप डेम्स, आई टॉप पीएमटी, आई टॉप सीपीएमटी, सब कुछ टॉप किया, बट सिर्फ फिज़िक्स केमिस्ट्री के बेसिस पे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो डॉक्टर तो बाय डिफ़ॉल्ट बना मैं। अच्छा। अच्छा, डॉक्टर बनने के बाद में सबसे ज़्यादा जो खुशी हुई होगी निश्चित तौर पर आपके पिताजी को हुई होगी कि चलो मेरे कहने से ही सही पुनीत तो एक आज अच्छा डॉक्टर बन गया, टॉप पोजीशन के साथ में उसने हर चीज़ को अचीव किया है। क्या फीलिंग्स रही थी, रिएक्शन उनका पता है आपको, याद होगा? देखिए, मेरे पिताजी ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली उनके एक्सप्रेशन फेस के ऊपर आ जाते हैं। जिस दिन ये रिज़ल्ट्स आए थे, ही वॉज आई थिंक द हैप्पीएस्ट पर्सन। और मेरी मदर भी, वो भी डॉक्टर हैं, तो दे वर बोथ हैप्पी फॉर मी। पर लाइफ आपको कहाँ ले जाती है, कितनी अपॉर्चुनिटी देती है, आप यू नेवर नो। मैंने सिर्फ स्किन के बारे में देखा, इससे आगे कुछ भी नहीं देखा। तो मैंने चूज़ भी स्किन ही करी, आगे जाके डर्मेटोलॉजी एक ब्रांच की तरह जी। इसको चूज़ किया। एमडी तक करते करते फिर एक डायलेमा आ गया था, क्योंकि मैं हमेशा से क्या एकेडमिक ओरिएंटेड था, तो टीचिंग में रहना चाहता था। जी। पर यहाँ पे क्या होता था, उस समय रिजर्वेशंस होते थे, तो ऐसा था कि 4 साल बाद आपकी जनरल की सीट आएगी। तो फिर मैंने यूएसएमएलई और प्लैब और सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए। हार्वर्ड में फेलोशिप मिल गई, जाने को आप तैयार थे। सडनली कोई जनरल कैंडिडेट छोड़ के चला गया, उसकी सीट जनरल में आ गई, आपका सिलेक्शन हो गया। तो जैसे ही मैंने अपनी एमडी पास की, विद इन 4 मंथ्स मैं यहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन कर लिया। तो उस समय यही थिंकिंग थी कि आप जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़े हुए हो, उसी के अंदर अगर आपको फैकल्टी की तरह जगह मिलती है, तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो फिर बाहर जाने का पूरा सारा प्रोग्राम फोरगो करके फिर यहीं पे ज्वाइन किया अल्टीमेटली। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बातों बातों में, और आज हमारे साथ हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत भार्गव। डॉक्टर पुनीत भार्गव एक बहुत अच्छे बैडमिंटन प्लेयर भी हैं, और अलग अलग रंग हैं डॉक्टर पुनीत भार्गव की लाइफ के। डॉक्टर भार्गव, जब आप मेडिकल स्टूडेंट के तौर पे क्लास में जाया करते थे और आपके पिता आपको लेक्चर देने आते होंगे, आपको याद है वो क्लास जब आपके फादर पढ़ा रहे हों और आप पढ़ रहे हों, और तो क्या फीलिंग्स आपके मन में आई होगी, किस तरह से आपने उस क्लास को फेस किया? हमें पिताजी का बहुत खौफ होता था, और वो खौफ वहाँ पे कैरी ऑन होता था जी। तो उनकी क्लास के अंदर तो डर के ही बैठते थे, जैसे बाकी स्टूडेंट बैठते थे वैसे ही हम लोग बैठते थे। और मुझे इससे ज़्यादा और कुछ याद नहीं है, बस वो खौफ वाली फीलिंग याद है कि पढ़ के पूरा आना होता था और सही सही जवाब देने होते थे, नहीं तो जो आपकी खिंचाई वहाँ पे हो रही है वो घर में भी होगी। हाँ, यानी डबल खिंचाई होगी। डबल खिंचाई होगी, मान के चलते थे। अच्छा, जब आप खुद पढ़ाने लगे मेडिकल स्टूडेंट्स को कुछ सालों बाद में, तब भी आपको कुछ लगा होगा कि मैं फ़ादर की जगह हूँ और स्टूडेंट्स नए रूप में मेरे सामने हैं। जब आप पहली बार आपने पढ़ाना शुरू किया एज मेडिकल टीचर स्टूडेंट्स को,
कोई ऐसी क्लास याद है जब आपको बहुत अच्छा लगा हो? देखिए, इसमें कई क्लासेस हैं जो मुझे याद हैं, पर सबसे अच्छी क्लास वो लगती थी जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो बेसिक्स में इंटरेस्टेड रहते थे, क्योंकि मेरा हमेशा से एक ही चीज़ है कि यहाँ पे लोग रट लेते हैं लेकिन बेसिक नहीं समझते कि उसके पीछे रीज़न क्या है। जो हमें सिखाया गया वो ये था कि अगर हम कोई स्किन के अंदर लीजन देख रहे हैं तो उसको देख के हमें दिख जाना चाहिए कि इसके अंदर क्या चल रहा है। अगर हम डायग्नोसिस पे भी नहीं पहुंच पा रहे तो अगर हमें ये दिख रहा है कि प्रोसेस अंदर क्या चल रही है तो ट्रीटमेंट हम सही करेंगे हमेशा। यही कंसेप्ट मैंने हमेशा स्टूडेंट्स को पढ़ाने की कोशिश करी, और जहाँ पे कोई रिसेप्टिव स्टूडेंट मिला, इस तरह के कई स्टूडेंट्स मेरे को मिले जो मतलब इस तरह के डिस्कशंस के अंदर विश्वास रखते थे, तो जब भी वो मिले तो मतलब वो एक यादगार क्लास की तरह हुई, क्योंकि वो डिस्कशंस फिर बाद में भी चलते रहे। जी हाँ। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है बाहर से दिखने के लिए स्किन, और एक काफ़ी इसमें संभावनाएं हैं। जब हम बहुत सारी चीज़ें हम इसमें रिसर्च कर सकते हैं और लोगों को एक अच्छी हेल्थ, अच्छी स्किन हेल्थ दे सकते हैं। कोई ऐसे चैलेंजेस आपके सामने आए हों, जैसे एसिड अटैक या कोई जलने की घटनाएं, दुर्घटनाएं, जहां पर आपको काफ़ी काम करना पड़ा, पेशेंट को ठीक करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, अपने दिमाग और अपने तमाम कौशल के साथ साथ इमोशन भी आपको शेयर करने पड़े उनके साथ? देखिए, ऐसी कई प्रॉब्लम्स हमारे को फेस करनी पड़ती हैं। बहुत सारी हमारी बीमारियां हैं जिसमें हम लोग अगर अगर हम क्लासिफाई करें तो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसके अंदर हमारी प्रतिरोधक क्षमता ही हमारी जो त्वचा की कोशिकाएं उनको डैमेज करने लग जाती है। ऐसी बीमारियों को ठीक करने में हमें काफ़ी टाइम लगता है। दूसरा, कुछ ऐसी जेनेटिक बीमारियां होती हैं जिसके अंदर हमारे शरीर के जो बनावट है, डीएनए है, उसी रचना में खराबी है, तो उसको आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता। अब ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे इन चीज़ों से अफेक्ट हो जाते हैं। अब उनको दवाई देने में भी दिक्कत है, उनके पेरेंट्स को काउंसल भी करना पड़ता है, प्लस उनका ट्रीटमेंट जो है बहुत अच्छी तरह सुपरवाइज करके तरीके से किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं। एक सोराइसिस की बच्ची का याद है जिसके पूरे बॉडी अफेक्टेड था, और वो 12-13 साल की थी, बेड पे ऑलमोस्ट बेड रिडन हो गई थी, जॉइंट सारे उसके अफेक्ट हो गए थे, पर उसको हम लोग धीरे धीरे ट्रीटमेंट करके उसको बाहर निकाल के लाए। इसके अलावा देखिए, क्या बीमारी ख़तरनाक हो ना हो, अगर वो हमारी डे टू डे एक्टिविटी में आपको परेशान कर रही है तो वो पेशेंट के लिए तो बहुत ही ख़राब है। तो ऐसे बहुत सारी हैं जिसमें हमारी सिंपल सी चीज़ होती है खुजली। अब वो खुजली जो होती है, अब वो आदमी को रात में सोने नहीं देती। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं जिसके अंदर मैंने देखा कि उनको काउंसल करना पड़ता है, उनको प्रॉपर वर्कअप करना पड़ता है। उसका जो कॉज है, रूट कॉज जनरली स्ट्रेस या टेंशन वाला मिलता है, तो उनको भी हम लोगों ने काफ़ी ठीक किया। और ख़ासकर बच्चों में जो बोल नहीं पाते, छोटे छोटे बच्चे, 6 महीने से छोटे बच्चे, न्यू बॉर्न, या फिर 1 साल से छोटे बच्चे, जो उनका हाथ जा रहा है, पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, सारी रात जग रहे हैं, और वो बच्चा भी सारी रात रो रहा है, उसके अंदर पूरी फैमिली को काउंसल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कहते हैं कि एक डॉक्टर जो है पेशेंट के मन को समझ लेता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो पढ़ लेता है। आपके पास जो पेशेंट आते हैं आपके डर्मेटोलॉजी के, तो इससे पहले कि वो अपनी परेशानी बताए, आप बेहतर तरीके से समझ जाते हैं कि इस पेशेंट के मन में या इसके साथ जो परिजन आया है उसके मन में क्या चल रहा है, किस तरह से आप उसे समझाने का प्रयास करते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमें बीमारी नहीं ठीक करनी होती है एज ए डॉक्टर, पेशेंट की साइकोलॉजी भी ठीक करनी होती है जी। तो हमें थोड़ा सा उसके बारे में जानना पड़ता है, सुनना पड़ता है, उसकी फैमिली कंडीशंस क्या हैं, अगर कोई स्ट्रेस है तो वो क्यों है, वो किस लेवल पे है, किस कारण से है, उसमें हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें ध्यान में रख के उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। क्योंकि मेरे हिसाब से दवाइयाँ सिर्फ बीमारियों का सलूशन नहीं है। जब तक हम साइकोलॉजी पे काम नहीं करेंगे, जब तक पेशेंट को ठीक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, वो चीज़ें रह कर जाती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने एक चीज़ और देखी जो मैंने अपनी प्रोफेशन में डाली है,
कि लोग बागों का एक्सरसाइज के प्रति अवेयरनेस कम है। ऑल्दो धीरे धीरे बढ़ रही है, बट इसकी अवेयरनेस कम है। एक्सरसाइज सब जगह की ब्लड सप्लाई बढ़ाती है और ब्रेन के अंदर एंडोर्फिन्स जो होते हैं उनका सिक्रीशन बढ़ाती है, तो ये एंटी स्ट्रेस जो होता है मीडिएटर की तरह काम करता है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से ही ठीक हो जाती हैं। और तीसरी जो चीज़ है जिस पे मैं फोकस करता हूँ वो है डाइट, क्योंकि हमारी जो कंडीशंस होती हैं, स्किन कंडीशंस, इसके अंदर चमड़ी का जो होता है इन्फ्लेमेशन होता है। तो ऐसी बीमारियों के अंदर जनरली एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट या एसिडिक डाइट, अल्कलाइन डाइट, इसका बड़ा रोल होता है जो पेशेंट नहीं समझ पाता कि वो क्या खा रहा है, तो वो भी हमें समझाना पड़ता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक ट्रायड है स्ट्रेस, एक्सरसाइज और डाइट का, अगर हम इस पे कंट्रोल कर लें तो काफ़ी हद तक बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। आजकल एक बड़ी समस्या देखने में आ रही है कि पेशेंट का और उसके परिवार का डॉक्टर पर भरोसा बहुत कम हो रहा है, और पेशेंट या उसका परिवार चाहता है कि हमारा ये मरीज़ है ये जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर की अपनी सीमाएं हैं, वो अपने हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। ये जो भरोसे की बात है ये कितनी सच है कि कम हुआ है, और इस विश्वास को बढ़ाए जाने की ज़रूरत है ताकि इसका सारा फ़ायदा उस पेशेंट को मिले जो वास्तव में इस समय सफरिंग में है, सफ़र कर रहा है। ये आपने जो पूछा है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है आंसर करने के हिसाब से, बट मुझे ऐसा लगता है कि आजकल लोगों में एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ गया है। लोग बहुत फास्ट रिजल्ट चाहते हैं, बट हर बार ऐसा होता नहीं है। कोई भी डॉक्टर जानबूझ के गलत ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट को डिले नहीं करता, कर नहीं सकता है, उसके प्रोफेशन का पार्ट ही नहीं है ये चीज़। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, जो पेशेंट के बेनिफिट में है वो करते हैं, बट कई बार ऐसी चीज़ें हमारे सामने भी आती हैं कि हम लोग हेल्पलेस हो जाते हैं। तो ऐसे केस में टाइम जो है वही एक हीलर होता है। धीरे धीरे अगर वो उसका पेशेंट विश्वास अगर लेके आता है डॉक्टर पे, तो वो ठीक होके ही जाता है। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि आपका फैमिली बैकग्राउंड डॉक्टर का था, आपके मम्मी पापा, आपके दादाजी, इवन आपकी वाइफ भी डॉक्टर है, अपने अपने परिवार के बारे में नहीं बताया। मेरे फादर और मदर हैं, दोनों डॉक्टर्स हैं। मेरा ब्रदर भी डॉक्टर है, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, वो भी एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर ही कार्यरत है जी। और मेरी एक डॉटर है, वो अभी 19 साल की हो रही है। वो उसने डॉक्टरी चूज़ नहीं करी है, उसका कैरियर शुरू से ही अलग रहा है। हाँ, उसका नाम भाविनी है, और वो मेरे साथ जब 8 साल की थी तब मेरे को याद है वो बैडमिंटन खेलने साथ में मेरे को अकम्पनी करती थी। अच्छा। धीरे धीरे उसने रैकेट पकड़ा, खेलना शुरू किया। 10 साल की उम्र में वो अपने स्टेट ओपन चैम्पियन बनी अंडर 13 में। फिर नेशनल्स खेल के आई, उसके बाद लगातार 6 साल नेशनल्स खेले, इंडिया के टॉप 20 के अंदर रही। पर उसके कुछ फ्रैक्चर हो रहे थे उसके कुछ राइट लेग के अंदर, जिसके कारण उसको बैडमिंटन जो उसका मेन एम था, अच्छा, वो उसको छोड़ना पड़ा। एक दिन वो मेरे पास आई कह के कि पापा अपन कुछ लेफ़्ट साइडेड गेम सोचते हैं। तो उसको ये समझ में आया, खुद ही वो निकाल के लाई कि क्रिकेट इज़ ए लेफ़्ट साइडेड गेम। अगर राइट हैंड बैट्समैन आप बनते हो तो उसके अंदर लेफ़्ट लेग और लेफ़्ट हैंड जो होता है वो प्रिडोमिनेट करता है। तो फिर वो क्रिकेट खेलना उसने शुरू किया। 1 साल के अंदर वो राजस्थान टीम में है, वो नेशनल लेवल पे खेल रही है। और ख़ुद ही उसको अपने पढ़ाई के लिए, उसको मेडिकल्स नहीं लेना था, पढ़ाई के लिए उसको ये था कि मेरे को ऐसी जगह जाना है जहाँ पे क्रिकेट सबसे अच्छा हो। तो उसने मेलबर्न चूज़ किया, क्योंकि वो क्रिकेटिंग हब ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। और वो अभी 100% स्कॉलरशिप लेके स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर रही है मेलबर्न में, और वहाँ क्रिकेट खेल रही है। जब उसने आपको बताया कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना, तो आप सहमत थे? जबकि आपके मन में उसको लेकर कई सपने थे कि जैसे मैं पापा के कहने से डॉक्टर बना, शायद भाभी भी मेरे कहने से डॉक्टर लाइन में आएगी। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं। मेरे ऐसा नहीं था, कभी भी नहीं था। जो जैसा उसको अपना कैरियर चूज़ करना था, मैं तो उन लोगों में से हूँ जो उसको आउटराइटली पीछे से सपोर्ट करने वालों में से, और मेरी वाइफ भी बिल्कुल ऐसी है, आउटराइटली उसको सपोर्ट करती है। अब हम यही है कि उसका एम है एक क्रिकेटर बनना, और साथ में वो कर ही रही है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, तो हम उसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं।
कार्यक्रम बातों बातों में इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं मशहूर त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत भार्गव। डॉक्टर पुनीत भार्गव के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें हमने अभी तक जानी हैं, कुछ और बातें अभी सामने आनी हैं। डॉक्टर भार्गव, जब कभी आप फुर्सत के पल मिलते हैं, हालांकि मुझे लगता नहीं कि एक डॉक्टर की लाइफ में फुर्सत के पल आते होंगे, जो आते हैं तो बहुत कम आते हैं, क्योंकि बहुत बिजी लाइफ, बिजी शेड्यूल में रहते हैं डॉक्टर और उनकी फैमिली। किस तरह से अपने फुर्सत के पलों का एंजॉय करते हैं, अपने शौक़ पूरे करते हैं? मैंने आपको कहा था कि मेरी डॉटर पोइट्री लिखती है और उसकी एक पोएम है कि आप यहाँ इस लाइफ के अंदर एक ही आपकी ज़िंदगी है, आप इसमें एक जर्नी है और आप पैसेंजर की तरह हो। हर आदमी के पास 24 घंटे हैं, आपको किस तरह से जीना है, आपको प्रायोरिटीज़ कैसे रखनी है, ये आपके हाथ में है। तो मेरा 9 से 3 का टाइम तो एसएमएस में बीतता है। उसके बाद 2 घंटे मैं अपने प्राइवेट पेशेंट्स के लिए रखता हूँ। 5 बजे बाद मैं फ्री हो जाता हूँ। तो मेरा रूटीन जनरली यही है कि शाम को मैं अपना ये जो स्पोर्ट्स है, बैडमिंटन, इसके ऊपर कोशिश करता हूँ कि टाइम दूँ। और सुबह के रूटीन में हम लोग ऐसा करते हैं कि अपने फिटनेस पे काम करते हैं। तो मेरा उठने का टाइम 4 साढ़े 4 का है रोज़ का। 4:30 बजे, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, घर से निकलना है, फिटनेस के ऊपर अपना ध्यान देना है। और फिटनेस के लिए स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, ट्रैकिंग, सब एक्टिविटीज़ हम लोग रेगुलरली करते हैं ग्रुप्स के अंदर। तो इस तरह से रखते हैं। बट मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करिए और उस प्रायोरिटीज़ को फॉलो करिए। देखिए, मेरा सोशलाइजेशन बहुत कम है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस सोशलाइजेशन से मेरा जो पर्सनल क्वालिटी टाइम है वो ख़त्म होता है। अब ये अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, बट आई एम हैप्पी विद इट। मैं खुश हूँ इस चीज़ से। यानी आपकी अपनी एक पूरी प्लानिंग है अपनी लाइफ के प्रति, और जो आपकी बेटी ने लिखा कि हमारी ज़िंदगी एक यात्रा है और हम सबको अंत में इस यात्रा को एंड करके जाना है। जब आपकी बेटी ने आपकी पहली कविता लिखी, सुनाई आपको, आपकी फीलिंग्स, आपकी वाइफ की, भाविनी के मम्मी पापा कितने खुश हुए उसका क्रिएशन देखकर? देखिए, भाविनी जो है वो एक छोटी सी लाइफ में सारे ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स देख चुकी है। उसने एज ए स्पोर्ट्समैन 10 साल तक वो स्पोर्ट्स में अभी तक रह चुकी है और इंजरीज़ फेस कर चुकी है, डाउन्स देख चुकी है, टॉप पे खेल चुकी है। वो 2 स्पोर्ट्स के अंदर इंडिया लेवल के ऊपर 2 स्पोर्ट्स में खेल चुकी है और अभी भी खेल रही है। तो उसकी जो पोइट्री है वो एक तरह से आप समझ लीजिए लाइफस्टाइल पोइट्री की तरह वो लिखती है। और जैसे जो इमोशंस उसके मन में आते हैं, वो ये टैलेंट हर में नहीं होता, वो पोइट्री में वो डाल देती है। तो उसकी फर्स्ट पोइट्री थी जब इन लोगों की ये लोग खेलने गए थे क्रिकेट, और इंजरीज़ के बाद जब ये क्रिकेट में इसका सिलेक्शन हुआ था, तो असम में पहला टूर्नामेंट हुआ था, जबकि लिखी हुई पोइट्री है। अच्छा। तो वहाँ पे एज ए टीम इन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया था, बट इंडिविजुअली काफ़ी सारे प्लेयर्स फेल हुए थे, क्योंकि अंडर 19 था तो, और जस्ट कोविड से पहले था। तो उस पोइट्री को शी गेव ए नेम शैटर्ड, और उसको पढ़ के ना हम दोनों शॉक रह गए थे। अच्छा। कि ये इस तरह से इमोशंस कहाँ से आए। उसने सिर्फ आके बस ये कहा था कि मैंने, पापा मम्मी, मैंने एक पोएम लिखी है, आप पढ़ो। उसके बाद तो फिर वो कभी रुकी नहीं, वो तो हर टॉपिक के ऊपर लिखती जा रही है। अब तो कोशिश है कि उसकी पोइट्री को हम एक बुक फॉर्म में निकालें। जिस तरह की कविताएं आपकी बेटी लिख रही है भाविनी, और मैं समझता हूँ कि एक बड़ा मशहूर नाम भविष्य का छुपा हुआ है हमारे सामने, जब वो एक बड़ी कवित्री बनेगी। और ये चीज़ें माता पिता के जीन्स से बच्चों में आती हैं। तो मेरा सवाल यह है कि आपने भी कभी ऐसी कोशिश की कि आप अपने इमोशंस अपनी कुछ कागज़ों पर लिखें, कविता के शेप में या छोटी कहानियों के रूप में? आपके पास में काफ़ी टाइम आप खुद ने प्लान कर रखा है, जब सुबह शाम थोड़ा खाली समय मिलता है आपको, कभी कुछ लिखने का प्रयास किया? देखिए, मेरा ऐसा थिंकिंग है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को काफ़ी हद तक ख़त्म कर देता है। मैं लिखता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एकेडमिक में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मेरा जो लिखना है वो मेरा
सिर्फ डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड ही होता है। उससे रिलेटेड आर्टिकल्स, उससे रिलेटेड ही सारी चीज़ें रहती हैं। अब इस बच्ची के अंदर ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो डेवलप हुई है, ये क्रिएटिव थिंकिंग जो डेवलप हुई है, कैसे डेवलप हुई, ये गॉड गिफ्ट इवन हमारी समझ से परे है। और वो कैसे, उसको कहो कि भावनी भाई आज 3-4 पोएम्स लिखनी, कहाँ से वो एक से एक सुंदर पोएम लिख सकती है, कैसे लिखती है, ये हमारी तो समझ से परे है। जी हाँ। अभी आपने कोविड का जिक्र किया था और कोविड वास्तव में पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बुरे सपने की तरह रहा। हम में से बहुत सारे लोगों ने एक बल्कि पूरी पीढ़ी ने इतना बुरा दौर देखा हमारे अपने देश के लिए। तब हमें पता चला कि हमारी जो मेडिकल हेल्थ सिस्टम है इंडिया का काफ़ी पुअर है, लेकिन तभी हमने अपने टीके का आविष्कार करके और पूरे देश में मुफ्त टीकाकरण अभियान भी चलाया। तो एक तरफ लगा कि नहीं, हमारे पास में वास्तव में एक बहुत बड़ी पावर भी है और हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। कोविड काल में हमारे मेडिकल सिस्टम को लेकर आपके मन में जो विचार आए, क्या महसूस किया आपने? देखिए, कोविड के बारे में जब ये कोविड आया था तो किसी को कोई नॉलेज नहीं थी कि किस तरह से बिहेव कर रहा है, और हम लोग बड़ी पैनिक सिचुएशन के अंदर उसको डील कर रहे थे। जी। लॉकडाउन भी लागू हो गए थे उस समय। पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, क्योंकि देखिए क्या है, एज ए स्किन स्पेशलिस्ट हमने काम नहीं किया, हमने फ्लोर ड्यूटीज़ करी। उस समय मेडिकल प्रोफेशनल्स की कमी हो गई थी जी। और हमारा डिपार्टमेंट भी डिज़ोल्व हो गया था। तो सब पूरे मेडिकल कॉलेज को एक कर दिया गया था। और मेरे को याद है मेरी फर्स्ट जो मतलब कोविड के अंदर जो फ्लोर ड्यूटी होती है वार्ड के अंदर, वो पहली ड्यूटी मेरी ही लगी थी। जी। और उस समय काफ़ी सारे रामगंज एरिया से मेरे ख्याल से पेशेंट्स आए थे, जी। जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से वो लोग इकट्ठे कर करके ला रहे थे। तो एक डर का माहौल था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग उससे यूज़ टू हो गए, धीरे धीरे यूज़ टू हो गए थे। और जो डॉक्टर्स, नर्सिंग, पैरामेडिकल जितने भी हैं, इन लोगों ने अपनी पूरी जी जान लगा के मेहनत करी है। सेकंड कोविड का जो दौर था वो बहुत ही ख़राब था, क्योंकि उस समय मेरे को याद नहीं हमारे आसपास कोई ऐसा घर है जिसके अंदर डेथ नहीं हुई हो। इतनी डेथ्स हुई थी, और मतलब बेड्स दिलाने के लिए हमको जूझना पड़ा था। बट जितनी रिसोर्सेज अपने पास थी उसमें हम लोगों ने, मतलब पूरे डॉक्टर कम्युनिटी ने, नर्सिंग कम्युनिटी ने और सब ने पूरी मेहनत से अपनी जी जान लगा के काम किया। और डेफिनेटली हम लोग बहुत सारी लाइफ सेव कर पाए उस समय। जो बहुत अच्छे अनुभव रहे आपके, याद है कुछ आपने किस तरह से लोगों की मदद की और आपके प्रयासों की वजह से लोगों की जान बच पाई? देखिए, सबसे ज़्यादा तो हमारा काम क्या होता था कि एज ए इंचार्ज ड्यूटी होती थी। तो हमारा काम होता था कि आइडेंटिफाई करना कौन सीरियस पेशेंट है, किसको बेड की ज़रूरत है, किसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, किसको उस समय जो मेन जो दवाइयाँ जो होती थी, एक इंजेक्शन होता था जिसकी काफ़ी ज़रूरत होती थी, तो वो उन लोगों को उपलब्ध कराना, वो मार्केट से गायब हो जाता था। इस चीज़ के ऊपर हम लोगों ने मतलब काफ़ी लोगों का कर पाए। और उसके अंदर ये भी हम लोग नहीं देखते थे कि कौन रिच है कौन पुअर है। प्रायोरिटी सीरियसनेस के हिसाब से हम लोगों ने काम किया। जो मैं मानता हूँ एक जो ट्रू टेस्ट, जो हिपोक्रेटिक ओथ हम लोग लेते हैं, उसका ट्रू टेस्ट इस कोविड टाइम में ही हुआ था। और डॉक्टर्स कम्युनिटी आई थिंक उस पीरियड के अंदर बहुत ही स्ट्रांग बन के निकली बाहर। जी हाँ। किस तरह से देखते हैं मेडिकल सिस्टम को वर्तमान में, जो हमारा देश का स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा है, और हम भरसक कोशिश कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से मिलती रहें? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम लोग क्या है, वेस्टर्न सिस्टम को हमेशा प्रेज़ करते रहते हैं। बट एक तो वो इतना कॉस्टली है कि हर जना अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है तो आप उस सिस्टम को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। दूसरा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक फ्रेंड का ब्रदर इन लॉ हैं जो स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं। उनके पैर में खुजली हो गई। अब उन्होंने एक डर्मेटोलॉजिस्ट से एक अपने जीपी से अपॉइंटमेंट मांगा, तो उनको 8 हफ्ते का अपॉइंटमेंट दिया गया कि खुजली इमरजेंसी नहीं है। उनको नींद नहीं आ रही, खुजली चले जा रही है, अब वो क्या करें? तो ही टुक ए फ्लाइट टू इंडिया, 7 डेज़ में दवाई लेके ठीक होके चले गए। अच्छा। इंडिया के अंदर बड़े से बड़ा डॉक्टर इजीली अवेलेबल है,
सेकेंडली आपको अगर सेकंड ओपिनियन भी लेनी है तो सेम डे मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि 2-2 3-3 महीने के आपको अपॉइंटमेंट्स की वेट करनी पड़ती है। दूसरे हॉस्पिटल्स में भी अगर हम डेफिनेटली ओवरलोडेड हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, पर स्टिल ये होता है कि आपको बेड मिल जाता है, आपको बेस्ट ऑफ केयर जो है वो अवेलेबिलिटी से मिल जाती है। दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आजकल जो हम लोग चीज़ देख रहे हैं वो ये है कि हम लोग काफ़ी लोगों की हेल्प इस तरह से भी कर पा रहे हैं कि जो महंगी से महंगी दवाइयाँ हैं, जैसे कई इंजेक्शन्स हैं हम लोगों के जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ में लगते हैं, वो भी आजकल गवर्नमेंट की तरफ से फ्री 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार के इंजेक्शन भी फ्री मिल रहे हैं। फ्री में दवाइयाँ मिल रही हैं, इन्वेस्टिगेशन सारी फ्री हैं, इवन CT स्कैन MRI तक के इन्वेस्टिगेशंस फ्री हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको कितनी हेल्प हम कर पा रहे हैं। ये मतलब एक तरह से मैं शुरू में रिग्रेट करता था कि बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर आया हूँ, लेकिन बाद में फिर मुझे लगा कि ये भी सब भगवान का ही वो है कि आपको एक डॉक्टर बनाए, क्योंकि ये डॉक्टर एक चैनल है भगवान की तरफ से कि आप जितनी हेल्प किसी की कर सकते हो आप करो। और दूसरे आदमी को तो डिफरेंट तरीके से करना पड़ता है, कोई डोनेशन देता है, कोई कैंप्स करने जाता है, कोई ब्लड कलेक्ट करता है, पर हमारा तो क्या डे टू डे एक्टिविटी ऐसी है कि हम रोज़ाना अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही लोगों की इतनी हेल्प कर सकते हैं, उनकी जो पीड़ा है उससे उसको निजात दिला सकते हैं। इस समय हम बात कर रहे हैं डॉक्टर पुनीत भार्गव से। आप मशहूर, बहुत प्रसिद्ध त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर भार्गव साहब को और सारे श्रोताओं को अब हम सुनवा रहे हैं एक और फिल्मी गीत। श्रोताओं, बातों बातों कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पुनीत भार्गव। डॉक्टर भार्गव एक अच्छे डॉक्टर होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे बैडमिंटन प्लेयर भी हैं। आज उनकी जीवन गाथा हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर पुनीत भार्गव, एक सामाजिक समस्या है हमारी, और मैं कहूँगा कि एक विकृत मानसिकता, एसिड अटैक को लेकर मैं कुछ सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसे केस जब होते हैं तब जो पीड़ित होता है, ख़ासतौर से लड़कियाँ इसमें ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती हैं, उनकी मानसिक स्थिति बहुत ख़राब होती है, डरी हुई होती है। उनके साथ जो परिजन, परिवार के लोग हैं, वो काफ़ी घबराए हुए रहते हैं। वहाँ पर एक जो डर्मेटोलॉजिस्ट का रोल है, त्वचा रोग विशेषज्ञ का, कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, इसमें क्या होता है कि जब इस तरह के केसेस आते हैं तो हम लोगों का रोल सेकेंडरी लेवल पे रहता है। सबसे पहला रोल तो जो बर्न स्पेशलिस्ट होते हैं, प्लास्टिक सर्जन्स, उनका होता है, जो फर्स्ट लाइन इनको ट्रीट करते हैं। हमारे पास ये आते हैं जब कभी भी कोई ऐसी घटना होती है तो सबसे पहले तो आदमी उस डिनाइल फेज में जाता है कि मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर वो धीरे धीरे उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, तब उसके अंदर एंग्जाइटी और दूसरी तरह की फीलिंग्स आती हैं। तो हमारे पास वो उस स्टेज में आता है जब वो इस स्टेज में होता है, जब उसको एंग्जाइटी होती है कि मेरा चेहरा कहीं ऐसा ही नहीं रह जाएगा, ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो इसमें जब हमारे पास आते हैं तो हम लोगों को चमड़ी को अब ठीक करने की जो होती है वो काम होता है। तो इसमें जो सुपरफिशियल बर्न्स होते हैं, जैसे फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री हम कहते हैं, उसके अंदर तो काफ़ी हद तक हम लोग स्किन को नॉर्मल कर पाते हैं। लेकिन अगर डीप बर्न होता है उसमें कई बार क्या होता है कि साहब स्कारिंग हो जाती है, फाइब्रस एक टिश्यू होता है उसका डिपोजिशन हो जाता है, या कई बार ओवर बॉडी रिएक्ट करता है तो कीलॉइड टाइप बन जाते हैं, उनके अंदर हमें दिक्कत आती है। पर फिर भी इसमें मेंटल काउंसलिंग जो है हम लोग अपनी तरफ से पूरी करते हैं। बर्न यूनिट में राजस्थान का जो सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है, उसमें आजकल एक स्किन डोनेशन की बात हम सुनने में आ रही है, नई चीज़ है हम लोगों के लिए। तो त्वचा का भी दान किया जा सकता है, स्किन को डोनेट किया जा सकता है, किस तरह से आप उसको प्रिजर्व रखते हैं? देखिए, इसमें ये है कि ये जो स्किन डोनेशन का जो प्रोजेक्ट है, ये मेरा ही शुरू किया हुआ है जी। एक डॉक्टर राकेश जैन है प्लास्टिक सर्जरी में, उनके साथ इसको शुरू किया था। और इसका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर और जो रेकरेंट कॉस्ट है, ये हमारा रोटरी क्लब बियर करता है, रोटरी क्लब मिड टाउन जी।
और इसके अंदर 1-1.5 करोड़ का जो भी खर्चा आया है वो हमारे रोटरी क्लब ने इकट्ठा करके इसको दिया है। इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो ये है कि जब इनिशियली कोई बर्न इंजरी होती है तो 3 फिनोमेनास होते हैं। या तो क्योंकि चमड़ी हट गई है, अब चमड़ी हटने से क्या होता है कि बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका लॉस होने लग जाता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता, और तीसरा क्या है, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो अगर हम उस समय किसी रोगी की डेड स्किन को लेके अगर हम उसको इम्प्लांट करें तो ये तीनों फंक्शंस उसके प्रिजर्व कर सकते हैं जब तक कि उसकी नॉर्मल हीलिंग हो जाए, 2-3 हफ्ते तक। और जब उसकी नॉर्मल हीलिंग हो जाए तो काफ़ी हद तक उसकी जान बच सकती है। इस कंसेप्ट को लेके किया गया है। अच्छा, दूसरा ये है कि जहाँ तक आप इसके बारे में डोनेशन के बारे में पूछ रहे हैं, तो स्किन जो है जनरली थाई, ऐसा नहीं होता कि पूरी बॉडी से ली जा रही है, बट बड़े एरिया से, बैक से और थाई से हम लोग लेते हैं। और इसको आराम से जो एसएमएस में जो स्किन बैंक बना है उसके अंदर इसको प्रिजर्वेशन का पूरा सिस्टम है, और ये आराम से 6 हफ्ते से 12 हफ्ते तक प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व फॉर्म में रह सकती है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जैसे ही उसके लिए जो अगर कोई बर्न का केस या डोनर मिलता है तो इसको लगा दिया जाता है। अच्छा, ये एक ऐसा ऑर्गन डोनेशन है जिसके अंदर HLA मैचिंग की भी ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली लगाया जा सकता है। जी हाँ डॉक्टर पुनीत भार्गव, एक सवाल और भी याद आ गया मुझे। अभी इतना काम अभी आपने कर लिया है और एक डॉक्टरी लाइन में काफ़ी लंबा समय आपने बिताया है, अभी कुछ आपका ड्रीम प्रोजेक्ट, कुछ ऐसा सपना बाकी है जिसे आप पूरा करना चाहेंगे? एक ही सपना है, वो है कि किसी दिन किसी भी कैटेगरी में ओपन नेशनल बैडमिंटन जीतना, और वो मैं करूँगा। अब चलते चलते मैं 2 सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। एक खिलाड़ी के तौर पर, एक अच्छे बैडमिंटन प्लेयर के तौर पर आप आने वाले नई पीढ़ी के खिलाड़ियों से क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से वो अपने खेल में इम्प्रूवमेंट करें ताकि आगे वो हर टूर्नामेंट जीतने की कोशिश कर सकें? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप खेल के बेनिफिट को समझिए। खेल जो है आपको नॉट ओनली फिज़िकली फ़िट रखता है बट मेंटली फ़िट भी रखता है, क्योंकि इससे जो मीडिएटर्स बनते हैं वो आपके माइंड को हमेशा एक्टिव रखते हैं। दूसरे आने वाले प्लेयर से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक डिसिप्लिन के साथ लाइफ को जिएंगे, अपने जो फिटनेस रिजीम और खेल के अंदर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना के चलेंगे, प्लस अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देंगे, तो आने वाले टाइम में आपको कोई नहीं रोक सकता। और दूसरा सवाल ये कि जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं उनके मन में कई सवाल रहते हैं, उनसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं? एक डॉक्टर की भी उम्मीद रहती है कि जिस तरह से मैं इनकी केयर कर रहा हूँ तो ये भी हमारे इमोशंस को समझें। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए आंसर, क्योंकि मैं हमेशा से यही सोचता हूँ कि एक डॉक्टर के पास एक सिंपल सा फंडा होना चाहिए कि हमको नेकी करनी है और कुएं में डालना है, बाकी हम लोगों को पेशेंट से नहीं एक्सपेक्ट करना है। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, और जहाँ तक मेरा ख्याल है मैं तो पेशेंट से कोई एक्सपेक्टेशन इस बारे में नहीं रखता कि वो किसी तरह से रेसिप्रोकेट करेंगे, पर अपनी तरफ से हम लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। नए साल के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? नए साल के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी रखिए, क्योंकि एक बहुत फेमस सेइंग है कि हम आधा टाइम तो जो है पैसे कमाने में लगा देते हैं, लेकिन किस कॉस्ट के ऊपर? अपनी हेल्थ को ख़त्म करके, और फिर बाकी टाइम हम जो है उस हेल्थ को पैसे खर्च करके उस हेल्थ को गेन करने में लगा देते हैं। तो इससे बेटर है कि रेगुलर एक्सरसाइज, एक रूटीन रखिए, डाइट अपनी प्रॉपर रखिए, स्ट्रेस से बचिए और एक हेल्दी जीवन व्यतीत करिए, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप बैडमिंटन के खेल में लगातार नित नई ऊंचाइयां छुएं। आप स्किन डिजीज़ के एक बड़े डॉक्टर हैं, आप इस क्षेत्र में भी लगातार सफलताएं प्राप्त करते रहें, आपकी रिसर्च नई नई लोगों के सामने आती रहे ताकि आम जनता का भला होता रहे। डॉक्टर पुनीत भार्गव, आज आप आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में आए, अपने लाइफ के बारे में इतनी अच्छी बातें की, आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद।